हेलो फ्रेंड्स, टीम समर सीटेट क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स के क्लास 2 के क्वेश्चन बैंक सीरीज की ओर बढ़ेंगे। क्लास 2 हमारा कंप्लीट हो चुका था, आप लोगों ने क्लास देखा होगा, और यदि आप लोगों ने अभी तक क्लास नहीं देखा है तो प्लीज़ क्लास देख लें ताकि आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर देने में सहूलियत हो। तो इस क्वेश्चन बैंक सीरीज में 2011 से लेकर के 2021 तक जितने भी सवाल पूछे गए हैं क्लास 2 से रिलेटेड, उन सारे प्रश्नों को ढूंढ करके मैंने इकट्ठा किया है और आप लोगों के लिए लेकर आया, क्योंकि आप समझ सको कि प्रश्न का पैटर्न किस प्रकार से रहता है, कौन कौन से वो प्रमुख टॉपिक्स हैं जिनसे सवाल बार बार रिपीट होते हैं। तो रिपीटिशन बहुत ज़्यादा होता है, और यदि आप इस चीज़ को समझ लेते हो तो फिर आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो जाएगी, काफ़ी बेहतर हो जाएगी। तो चलिए पहले सवाल की ओर बढ़ेंगे, और सवालों की ओर बढ़ने से पहले रूटीन आप हमारा देख लें। इस प्रकार से रूटीन के अनुसार क्लासेस आते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें यदि नहीं किया आप लोगों ने अभी तक। तो बढ़ते हैं पहले सवाल की ओर। पहला सवाल है, एनसीएफ 2005 मानता है कि गणित में सोचने एवं तर्क का एक निश्चित तरीका निहित होता है। नीचे दिए गए कथनों में से वह कथन चुनिए जो उपरोक्त सिद्धांत का पालन नहीं करता है। उसे पढ़ाने की विधि, आंकिक प्रश्नों का हल करने के लिए विद्यार्थियों को निर्धारित सूत्र बताना, पाठ्य पुस्तकों में प्रस्तुत सामग्रियों के लिखने का तरीका, कक्षा के लिए चुने गए क्रियाकलाप एवं अभ्यास। प्रश्न को ध्यानपूर्वक समझेंगे। एनसीएफ 2005 मानता है, यहाँ एनसीएफ 2005 के सिद्धांतों की चर्चा की जा रही है कि गणित में सोचने एवं तर्क का एक निश्चित तरीका निहित होता है। नीचे दिए गए कथनों में से वह कथन आप लोगों को चुनना है जो उपरोक्त सिद्धांत का पालन नहीं करता है। ठीक है, पालन यहाँ पे नहीं करता है, इस बात का यहाँ पे ध्यान देना है। उसे पढ़ाने की विधि, तो उसे पढ़ाने की विधि तो अच्छी होनी चाहिए। आंकिक प्रश्नों का हल करने के लिए विद्यार्थियों को निर्धारित सूत्र बता देना। केवल निर्धारित सूत्र बता देने से ये उस सिद्धांत का पालन नहीं करता है, तो ये दूसरा ऑप्शन हमारा सही है। अगला है कि पाठ्य पुस्तकों में प्रस्तुत सामग्रियों के लिखने का तरीका, तो ये तो सही है। कक्षा के लिए चुने गए क्रियाकलाप एवं अभ्यास भी सही है। दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, और यह प्रश्न भी आप देखो कि यह रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, जो 2011 में पूछा गया था। एनसीएफ 2005 मानता है कि गणित में चिंतन और तर्कणा का एक तरीका शामिल होता है। इस दृष्टिकोण को किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ पे प्रश्न को घुमा फिरा करके, उसी प्रश्न को घुमा फिरा करके दिया गया। पहले प्रश्न में आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे चुनना था कि उपरोक्त सिद्धांत का पालन नहीं करता है, वह कथन चुनना था, और इसमें है कि इस दृष्टिकोण को किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। क्या यहाँ पे है कि कौन सा यहाँ पे कथन समर्थन इसका करता है। तो चीज़ें वही हैं, केवल घुमा फिरा करके बात को रखा गया है। विद्यार्थियों को विशेष कोचिंग देना, ऐसा कर सकते हैं? नहीं। खोजबीन उपागम का प्रयोग करना, हस्तचालकों का प्रयोग करना, संकल्पनाओं को वास्तविक जीवन से जोड़ना, ये सारे एनसीएफ 2005 के सिद्धांत हैं। विद्यार्थियों को चर्चाओं में शामिल करना, तो ये दूसरा ऑप्शन ही हमारा सही है। अब तीसरे, इसके बाद अन्य ऑप्शंस पर जाने की ज़रूरत नहीं है। आइए अब देखिए अगले सवाल को। पैटर्न की पहचान करना और उन्हें पूरा करना प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्यचर्या का एक अनिवार्य हिस्सा है, क्योंकि विद्यार्थियों में सृजनात्मकता और कलात्मक गुणों को विकसित करता है, विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करता है, सुडोकू पहेली को हल करने में विद्यार्थी की सहायता करता है, यह विद्यार्थियों में सृजनात्मकता को बढ़ावा देता है और संख्याओं तथा संक्रियाओं की विशेषता को समझने में उनकी सहायता करता है। यह सवाल जनवरी 2012 में पूछा गया था। तो सबसे पहले इस चीज़ को समझिए कि पैटर्न होते क्या हैं। आप लोगों ने प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तकों को देखा होगा, तो पैटर्न्स इस प्रकार से होते हैं। यहाँ पे मैंने एक सैंपल लिया है, एक उदाहरण लिया है। ये कलर पैटर्न आप देख रहे हो, इसमें बच्चे समझेंगे कि कलर का पैटर्न दिया हुआ है और आगे जो एक रिक्त बॉक्स छोड़ा गया है उसमें कौन सा कलर भरा जाएगा। तो यहाँ पे बच्चे देखेंगे कि पहले येलो है, उसके बाद ग्रीन है, फिर येलो है, फिर ग्रीन है, फिर येलो है, तो इसके बाद फिर ग्रीन ही होगा। एक पैटर्न उनके दिमाग में बन रहा है। तो पैटर्न को एक अनिवार्य हिस्सा बनाया गया है। आप बुक्स में ऐसे कई पैटर्न देखोगे। ये तो केवल एक उदाहरण है रंगों का। इसके अलावे संख्याओं का, विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का, जानवरों का, कई प्रकार के पैटर्न तैयार किए जाते हैं ताकि बच्चे
अच्छे से समझ सके, उनके अंदर अवधारणा का विकास हो, साथ ही साथ सृजनात्मकता को बढ़ावा मिले और संख्याओं तथा संक्रियाओं की विशेषता को समझने में उनकी सहायता हो। तो ये चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही है। अब अगला सवाल आप देख लो, जुलाई 2013 में पूछा गया, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 किस पर बल देती है? गणित चयनित शिक्षार्थियों को पढ़ाया जाएगा, यानी कि कुछ शिक्षार्थियों का टेस्ट लेकर के हम चयन कर लेंगे और केवल उन्हीं को पढ़ाया जाएगा। ये गलत हो गया। गणित में सफलता प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक है। गणित में सफलता प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक है, इस पर बल देता है एनसीएफ 2005। एनसीएफ 2005 का कहना है कि हर एक बच्चा गणित सीख सकता है, चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की हो। किसी भी परिवेश से आने वाले कोई भी बच्चा गणित सीख सकता है, क्योंकि सबके पास दिमाग की जो बनावट है, संरचना है, वो एक समान होती है। सबके पास दिमाग होता है, केवल उन्हें ज़रूरत है अच्छे परिवेश उपलब्ध कराने की। अगला ऑप्शन देखेंगे, शिक्षार्थियों की तार्किक गणितीय योग्यता के लिए पहले उनकी परीक्षा होनी चाहिए। गणितीय योग्यता के लिए पहले उनकी परीक्षा होनी चाहिए, इस बात पर बल नहीं देता है। निम्न उपलब्धिकर्ताओं के लिए गणित की पाठ्यचर्या अलग होगी, ऐसा भी एनसीएफ 2005 नहीं कहता है। ऐसा नहीं है कि जो गणित में कमज़ोर है उनके लिए पाठ्यचर्या अलग है और जो अच्छे हैं उनके लिए पाठ्यचर्या अलग है, सारे लोगों के लिए कॉमन है। अगला प्रश्न सीटेड जुलाई 2013 से ही है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार, आप देख लो कि एनसीएफ 2005 से ही सारे सवाल पूछे जा रहे हैं, तो एक तरह से सारे सवाल लगभग मिलते जुलते ही रहेंगे। और इसलिए एनसीएफ 2005 की चर्चा मैंने पहले ही क्लास में की थी। उसके जो भी सिद्धांत थे, उन सारे सिद्धांत से जो टॉपिक्स थे, उन सारे टॉपिक्स को मैंने पॉइंट आउट किया था। तो पहले क्लास को यदि आप लोगों ने नहीं देखा तो आप उसे भी देख सकते हो, ताकि आपका ये सारा कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए। एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चे के गणितीयकरण की क्षमताओं का विकास करना है। स्कूली गणित का सीमित लक्ष्य है लाभप्रद क्षमताओं का विकास। यहाँ गणितीयकरण बच्चे की किन क्षमताओं का विकास करने की ओर संकेत करता है? तो पहला ऑप्शन है कि पूर्व धारणाओं को उनके तार्किक निष्कर्ष का अनुशीलन करने और अमूर्तन का प्रचलन करने के लिए गणितीय रूप से चिंतन और तर्क के बच्चे के संसाधनों का विकास करने की। तो इतना बड़ा ऑप्शन, इतनी सारी चीज़ें बताई गई हैं, यही हमारा सही ऑप्शन है। बाकी के अगले जो ऑप्शंस हैं, वर्गमूल और घनमूल निकालने सहित सभी संख्या संक्रियाओं के प्रभावी निष्पादन की, ऐसा नहीं है। स्वतंत्र रूप से ज्यामितीय प्रमेयों का निरूपण और उनका सत्यापन, शब्द समस्याओं को रेखीय समीकरण में अनुदित करने की। बाकी के जो टॉपिक्स आप देख रहे हो, बाकी के जो ऑप्शंस आप देख रहे हो, वो किसी एक विशेषता को व्याख्या कर रहा है, लेकिन पहला जो ऑप्शन है वो संपूर्ण चीज़ों के बारे में है। तो हम पहले ऑप्शंस के साथ जाएंगे। अगला प्रश्न यह भी एनसीएफ 2005 से ही पूछा गया है और जुलाई 2013 से ही प्रश्न है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 अधिगम के रचनावादी उपागम पर बल देती है, क्योंकि यह किस पर केंद्रित है? शिक्षक द्वारा प्रभावी व्याख्यान और अन्वेषण, परिभाषाओं और सूत्रों को याद करने, नियमित गृह कार्य जमा करने, गतिविधियों में शामिल करते हुए शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारिता। ये काफ़ी आसान सा सवाल है और आप चौथे ऑप्शन के साथ जाओगे आसानी के साथ, क्योंकि गतिविधियों में शामिल करना बच्चों को, है ना, शिक्षार्थियों को सक्रिय भागीदारिता प्रदान करना, ये रचनावादी उपागम है ना। कंस्ट्रक्टिव मेथड्स के अंतर्गत हम लोग बच्चों को इसी प्रकार से इन्वॉल्व करके पढ़ाते हैं। अगला सवाल फरवरी 2014 से है और आप देख लो कि एनसीएफ 2005 से ही सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में उल्लिखित गणित की लंबी आकृति संकेत करती है चुनौतीपूर्ण समस्याओं को हल करना, गणित के खेलों का सृजन, हस्तसिद्ध अनुभव प्रदान करना, एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना। तो इसमें दूसरा ऑप्शन सही है, गणित के खेलों का सृजन। गणित के खेलों का सृजन जब होगा तो बच्चे खेल खेल में गणित सीख जाएंगे। अगला सवाल है फरवरी 2014 से ही है। एनसीएफ 2005 में यह उल्लेख किया गया है कि गणित शिक्षण महत्वाकांक्षी, सुसंगत और महत्वपूर्ण होना चाहिए। यहाँ महत्वाकांक्षी से तात्पर्य निम्नलिखित में से किसकी उपलब्धि है? गणित के संकीर्ण उद्देश्यों की, गणित को अन्य विषयों से जोड़ने की, गणित के अनुप्रयोग की, गणित के उच्च उद्देश्यों की। तो
यहाँ पे महत्वाकांक्षी का मतलब हो गया गणित के उच्च उद्देश्यों की, ठीक है, गणित की उच्च उद्देश्यों की यहाँ महत्वाकांक्षी से यहाँ तात्पर्य है। अगला है सितंबर 2014 से राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर संख्याओं और उन पर संक्रियाओं, मात्राओं का मापन आदि का शिक्षण गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्यों को पूरा करता है, गणित शिक्षण के उच्च उद्देश्यों को पूरा करता है, बच्चों की चिंतन प्रक्रिया के गणितीयकरण के उद्देश्य को पूरा करता है, महत्वपूर्ण गणित शिक्षण के उद्देश्य को पूरा करता है। तो प्राथमिक स्तर पर संख्याओं और उन पर संक्रियाओं, मात्राओं आदि का मापन का शिक्षण जो है यह गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्यों को पूरा करता है, यह व्यापक उद्देश्यों को पूरा नहीं करता है। अगला प्रश्न है फरवरी 2015 से वैदिक गणित आजकल विशेष रूप से प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों में बहुत लोकप्रिय होता जा रहा है। आप लोगों ने भी वैदिक गणित का नाम सुना होगा। इसमें कैलकुलेशन करने के नए नए तरीके ईजाद किए गए हैं। बहुत कम समय में बड़े बड़े कैलकुलेशंस को निकाल दिया जा रहा है वैदिक गणित से। वर्ग करने के तरीके में काफ़ी व्यापक परिवर्तन आ गया है। बड़ी बड़ी संख्याओं का वर्ग 3 से 4 सेकंड में लोग निकाल दे रहे हैं। तो इसका प्रयोग निम्न में से किसके विकास या संवर्धन में होता है, आप लोगों को यह बताना है। विद्यार्थियों को गणित में परिकलन प्रक्रिया की समझ, विद्यार्थियों के गणित में समस्या समाधान कौशल, विद्यार्थियों की गणित में एकाग्रता, गणित में गणना के कौशल तथा गति। तो ये चौथा ऑप्शन हमारा सही है। गणित में गणना के कौशल तथा गति, इनमें संवर्धन हो रहा है वैदिक गणित के माध्यम से। अब अगला है फरवरी 2014 से ही ये सवाल है। एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर संख्याओं और उन पर संक्रियाओं, मात्राओं का मापन आदि का शिक्षण गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्यों को पूरा करता है, गणित शिक्षण के उच्च उद्देश्यों को पूरा करता है, बच्चे के चिंतन प्रक्रिया के गणितीयकरण के उद्देश्य को पूरा करता है, महत्वपूर्ण गणित शिक्षण के उद्देश्य को पूरा करता है। ये सवाल रिपीट हो गया है। अभी आप लोगों ने देखा कि यही सवाल यहाँ पे भी है 9 नंबर में भी। तो ये सवाल रिपीट हो गया, इसकी चर्चा हम लोगों ने कर ही ली है। ये अगला सवाल देखेंगे कि गणित की पाठ्यपुस्तक में विभिन्न प्रकरणों में खंड अभ्यास समय को समावेशित करने का उद्देश्य क्या है। यह सीटेट फरवरी 2015 से पूछा गया है। एक अभ्यास समय दिया हुआ है, यानी कि एक्सरसाइज टाइम, जहाँ पे बच्चों को एक्सरसाइज बनाना होता है। तो विद्यार्थियों को आनंद व मस्ती प्रदान करना, दैनिक जीवनचर्या में बदलाव करना, समय का बेहतर सदुपयोग सुनिश्चित करना, विस्तृत अधिगम अवसर प्रदान करना। तो कौन सा ऑप्शन सही है? आप लोगों ने गेस किया होगा कि चौथा ऑप्शन हमारा सही है। विस्तृत अधिगम अवसर प्रदान करना अभ्यास समय का यही उद्देश्य है। अगला सवाल है फरवरी 2015 से है और इस सवाल में देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण की पाठचर्या अपेक्षाओं के साथ मेल नहीं खाता है। ऑप्शंस है भिन्न को पूर्ण के अंश में प्रदर्शित करना तथा सरल भिन्नों को व्यवस्थित करना, वर्गीकृत आंकड़ों के निरूपण का विश्लेषण करना तथा निष्कर्ष निकालना, दैनिक जीवन की तार्किक कार्य प्रणाली तथा गणितीय सोच के बीच संयोजन का विकास, मानक प्रकलन प्रणाली से संख्या संबंधित संक्रियाओं के करने में भाषा और प्रतीक चिन्हों का विकास। अब कहता है निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण की पाठचर्या अपेक्षाओं के साथ मेल नहीं खाता है। तो भिन्न को पूर्ण के अंश में प्रदर्शित करना तथा सरल भिन्नों को व्यवस्थित करना, वर्गीकृत आंकड़ों के निरूपण का विश्लेषण करना तथा निष्कर्ष निकालना। ये जो दूसरा ऑप्शन है वर्गीकृत आंकड़े, तो वर्गीकृत आंकड़ों का प्रयोग प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए नहीं होता है, ये अपर प्राइमरी उच्च प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए होता है। तो ये दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही होगा। अगला है राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार विद्यालय में गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य क्या है। रैखिक बीजगणित से संबंधित दैनिक जीवन की समस्याओं की शिक्षा, संख्यात्मक कौशलों का विकास, बीजगणित पढ़ाना, परिकलन व मापन पढ़ाना। तो दूसरा ऑप्शन जो है संख्यात्मक कौशलों का विकास, ये गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य है। अगला सवाल है
एनसीएफ 2005 सिफारिश करता है कि प्राथमिक स्तर पर गणित की शिक्षा का केंद्र होना चाहिए। उच्चतर गणित के लिए तैयारी, गणित के अमूर्त विचार जानना, कक्षा में की गई पढ़ाई को विद्यार्थियों की दैनिक जिंदगी से जोड़ने में सहायता करना, विद्यार्थियों को गणित की शिक्षा में अंतर्राष्ट्रीय मापदंड अर्जित करने में सहायता करना। तो आप लोगों को ऑप्शन देखते ही पता चल गया होगा कि ये जो सिद्धांत है तीसरा, कक्षा में की गई पढ़ाई को विद्यार्थियों की दैनिक जिंदगी से जोड़ने में सहायता करना। तो एनसीएफ 2005 इसी की सिफारिश करता है कि बच्चों को गणित के माध्यम से उनके दैनिक जीवन में जो भी घटनाएं हो रही हैं उन्हें गणित से जोड़ना चाहिए। अगला सवाल ये आपके सितंबर 2016 से पूछा गया था और इसमें भी देखो आपकी एनसीएफ 2005 से सवाल है। काफ़ी सवाल एनसीएफ 2005 से पूछे गए हैं, तो एनसीएफ 2005 का अध्ययन करना भी अपने आप में काफ़ी उपयोगी होता है। और यदि आप लोगों ने एनसीएफ 2005 नहीं पढ़ा है तो आप हमारे वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, https://timsamaril.simdip.com। इस वेबसाइट पर जाकर के आप एनसीएफ 2005 बुक आपका PDF में अवेलेबल है और इसके साथ ही कई और बुक्स भी हैं, आप वहां से अवेलेबल कर सकते हो। तो सवाल है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का उद्देश्य निम्न में से कौन सा नहीं है? गणित में उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई की तैयारी कराना, गणित को बच्चे की ज़िंदगी के अनुभवों का भाग बनाना, समस्या समाधान और समस्या प्रस्तुत करने के कौशल को प्रोत्साहित करना, तर्क संगत विचारों को प्रोत्साहित करना। ये सितंबर 2016 से प्रश्न है और यह रिपीटेड क्वेश्चन है सितंबर 2015 से। अभी तुरंत हम लोगों ने चर्चा किया और यही सवाल अगले साल भी दोहरा दिया गया है। तो गणित को बच्चे के, अब यहाँ देखेंगे सवाल तो दोहराया गया है लेकिन सवाल में एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है, सेम सवाल नहीं है। कहता है कि प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का उद्देश्य निम्न में से कौन सा नहीं है? यहाँ पे नहीं पे जोर दिया गया है ना। तो पहला ऑप्शन है क्या है कि गणित में उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई की तैयारी कराना, गणित में उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई की तैयारी कराना। दूसरा है कि गणित को बच्चों की ज़िंदगी के अनुभवों का भाग बनाना। तीसरा समस्या समाधान और समस्या प्रस्तुत करने के कौशलों को प्रोत्साहित करना। और चौथा है कि तर्क संगत विचारों को प्रोत्साहित करना। तो इन चारों ऑप्शन में से आपको कौन सा लग रहा है कि गणित शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? तो पहला ऑप्शन जो है कि गणित में उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई की तैयारी कराना, ये प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। तो पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही होगा। यदि आप सवाल को सही ढंग से नहीं पढ़ते हो तो आप दूसरे ऑप्शन के साथ चले जाते कि गणित को बच्चों की ज़िंदगी का अनुभव का भाग बनाना। ये तो एनसीएफ 2005 का सिद्धांत है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा नहीं है उद्देश्य। इस चीज़ का ध्यान रखना जरूरी है। अगला सवाल दिसंबर 2018 से है, गणित सीखने के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? गणित सीखने के लिए एक कठिन विषय है, क्या ये सही है? बहुत सारे लोगों को लगता है कि गणित कठिन विषय है। अब जिनको कठिन विषय लगता है वो इसी में टिक कर देंगे। आमतौर पर लड़कियां गणित में कमज़ोर होती हैं। बहुत सारे लोगों के मन में ऐसी भ्रांतियां भी हो गई है कि चलो लड़कियां तो गणित में ऐसे भी कमज़ोर होती हैं। हर कोई गणित सीख सकता है, हर कोई गणित सीख सकता है। गणित केवल कठोर अभ्यास से सीखा जा सकता है। अरे हाँ, यही तो सही होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा प्रैक्टिस करने से ही गणित सीखा जा सकता है। चलो चौथा ऑप्शन सही है? नहीं, चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही नहीं है। तीसरा ऑप्शन सही है, हर कोई गणित सीख सकता है। एनसीएफ 2005 का ये कहना है कि हर कोई गणित सीख सकता है, गणित के सवाल कर सकता है, बशर्ते उसको उचित परिवेश, उचित माध्यम, उचित अनुदेशन प्रदान किया जाए। अगला प्रश्न जुलाई 2019 से है। एनसीएफ 2005 की अनुशंसा के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों का गणित पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? छात्रों के प्रतिदिन के अनुभवों से संबंधित होना चाहिए, कार्यविधि के ज्ञान पर केंद्रित होना चाहिए, गणितीय संकल्पनाओं में कठोरता देने वाला होना चाहिए और छात्रों को प्रगामी गणित के लिए तैयार करने वाला होना चाहिए। तो प्राथमिक विद्यालयों का गणित का पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन ही है। तो छात्रों के प्रतिदिन के अनुभवों से संबंधित होना चाहिए, पहला ऑप्शन सही है। गणित को विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से जोड़ना, इस सिद्धांत को आप कंठस्थ कर लें
इससे काफ़ी सवाल पूछे जा चुके हैं। अगला सवाल सेटेट दिसंबर 2019 से है। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्न में से कौन से विषय प्राथमिक विद्यालय में गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है? चौपड़, सममिति, प्रतिरूप, अनुपात। अब ये सारी चीज़ें क्या हैं? बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि चौपड़ क्या है, इसे टाइलिंग कहते हैं, सममिति क्या है, प्रतिरूप क्या है, अनुपात क्या है। तो इसे समझने के लिए आप इसे समझें। ये जो चित्र आप देख रहे हो, ये पहला चित्र है टाइलिंग का। बच्चों को विभिन्न प्रकार के चित्र के टुकड़े दिए जाते हैं और उन टुकड़ों को मिलाकर के एक चित्र पूरा करना होता है। तो उसे ही टाइलिंग कहते हैं। जैसे फर्श पर टाइलें बिछाते हैं तो वह भी एक टाइलिंग है। तो उसी तरह से बच्चों को एक चित्र के टुकड़े दिए जाते हैं। एक चित्र के 8-10 टुकड़े रहते हैं। उन टुकड़ों को आपस में जोड़ करके उस चित्र को पूरा करना होता है। तो ये प्राथमिक स्तर पर होता है। दूसरे भाग में आप देख रहे हो सिमेट्रिक, सममिति जिसे कहते हैं, यानी कि समान भाग होना चाहिए। यदि हम किसी आकृति को बीच से काट रहे हैं तो क्या वे दोनों आकृति जो दो भाग हुए वे एक दूसरे के समान हैं? तो अगर हैं तो सममिति होगी और नहीं है तो विषममिति होगी। तो प्राथमिक स्तर पर ऐसे भी कार्य किए जाते हैं और ये प्राथमिक स्तर का भाग है, हिस्सा है। तीसरा पैटर्न है। पैटर्न की चर्चा पिछले सवाल में भी मैंने की थी। पैटर्न भी प्राथमिक स्तर का हिस्सा है, पाठ्यक्रम का हिस्सा है। लेकिन अनुपात जो है वो रेशियो है, ये प्राथमिक स्तर पर नहीं है, ये अपर प्राइमरी लेवल पर है। अपर प्राइमरी लेवल पर जाने पर क्लास 6 से अनुपात के सवाल शुरू होते हैं। तो ये जो चौथा ऑप्शन है वो सही है। अगला सवाल है दिसंबर 2019 से ही है। प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को गणित पढ़ाने के लिए बनाई जाने वाली पाठ्य योजना का निम्न में से कौन सा अति महत्वपूर्ण पहलू है? ये सवाल भी सितंबर 2015, 16, जुलाई 2019 में रिपीट किया गया है ना, पूछा गया। पाठ्य पुस्तक के अनुक्रम का अनुसरण करना, गणितीय संकल्पनाओं को संरचनात्मक ढंग से प्रस्तुत करना, विद्यार्थियों को अवसर देना कि वे संकल्पनाओं की संरचना करें, क्रियाकलापों को लिखना और इस संदर्भ में प्रश्न देना। प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को गणित पढ़ाने के लिए बनाई जाने वाली जो पाठ्य योजना होती है, लेसन प्लान आपको बनाना होता है कि बच्चों को हम कैसे पढ़ाएंगे। तो प्राथमिक स्तर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, कौन सा महत्वपूर्ण पहलू है? अति महत्वपूर्ण पहलू, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पहलू आप लोगों को चुनना है। ये चारों ऑप्शन आप लोगों को सही दिखाई पड़ेंगे, लेकिन चारों में से सबसे सटीक जो होगा वो हमारा आंसर होगा। पहला ऑप्शन कहता है कि पाठ्य पुस्तक के अनुक्रम का अनुसरण करना। तो पाठ्य पुस्तक के अनुक्रम का अनुसरण करना महत्वपूर्ण है, लेकिन अति महत्वपूर्ण नहीं है। गणितीय संकल्पनाओं की संरचनात्मक ढंग से प्रस्तुत करना, यह भी अच्छा ऑप्शन है। विद्यार्थियों को अवसर देना कि वे संकल्पनाओं की संरचना करें। विद्यार्थियों को अवसर देना, विद्यार्थियों को सक्रिय सहभागिता प्रदान करना, ये सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। जहाँ पे हम बच्चों को इंटरेक्ट करेंगे, बच्चों को सक्रिय भागीदारी देंगे, वो हमारा सबसे बेहतर ऑप्शन होगा। सबसे महत्वपूर्ण पहलू यही है और ये तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सा अति महत्वपूर्ण पहलू है? ये जनवरी 2021 में पूछा गया था। पिछले प्रश्न को ही रिपीट कर दिया गया है। गणित को बच्चों के जीवन के अनुभवों का भाग बनाना, ये पहला ऑप्शन ही सही हो गया। आप लोगों को देखते के साथ पता चल गया होगा। क्या इस पे और डिस्कशन करने की ज़रूरत मुझे तो नहीं लगती है। परिकलन में परिशुद्धता विकसित करना, ये भी नहीं है। उच्चतर पढ़ाई और रोजगार के लिए तैयार करना, ये प्राथमिक स्तर के बच्चों को हम रोजगार के लिए क्यों तैयार करें। प्रौद्योगिकी के लिए प्रोत्साहन, आईटी सेक्टर में बच्चे, प्राथमिक स्तर के बच्चे क्या करेंगे इसको समझ करके, पहला ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो फ्रेंड्स, ये था जनवरी 2021 तक के क्लास 2 के एक एक सवालों का डिटेल एनालिसिस। अब इसके बाद पेपर 2 से जितने भी सवाल पूछे गए हैं इसी अध्याय से जुड़े हुए, उसके ऊपर मैं वीडियो लेकर के आऊँगा। तो बने रहेंगे हमारे साथ, वॉच करेंगे। तो मिलते हैं फिर से अगले क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।